नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। एक लंबे इंतजार के बाद आज हम जुड़ चुके हैं ज्योग्राफी के इस सेशन में। और यह सेशन जो है वो आपको टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ज्योग्राफी तैयारी सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस सेट है ये। प्रैक्टिस सेट 1 है। और टीजीटी पीजीटी के अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो टीचिंग से संबंधित और भी जो एग्जाम हैं, चाहे वो आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं, नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार में, राजस्थान में या किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी एग्जाम जहां भूगोल से प्रश्न आते हैं वहां हेल्प मिलेगा। तो जुड़ जाइए इस चैनल पर। और पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और देखिए कैसा लग रहा है सेशन। अपने कमेंट्स जो है वो फीडबैक के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा ये सिलेबस देखने को मिल रहा है। ये सिलेबस जो है उत्तर प्रदेश पीजीटी और टीजीटी से संबंधित सिलेबस है। और इस सिलेबस के आधार पर आप समझ सकते हैं कि हमारे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए होंगी। जैसे कि पीजीटी की बात करें तो भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, पर्यावरण का भूगोल है, जनसंख्या और बस्ती भूगोल है। तो इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। टीजीटी के बारे में अगर हम बात करें, टीजीटी सामाजिक विज्ञान से अगर आप दे रहे हैं जिसमें भूगोल है, तो जैसे जिस टीजीटी सामाजिक विज्ञान में आपसे पृथ्वी और भौतिक भूगोल से प्रश्न आते हैं, जैसे सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल। इसके अलावा मानव और एवं पर्यावरणीय भूगोल से जो प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम जो है हल करेंगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न के साथ। जुड़ जाइए आप सभी लोग। सबसे पहला प्रश्न है, द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट इज नोन एज एपिहीलियन। ठीक, पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी जिसे कि एपिहीलियन कहा जाता है, ये किस तिथि को पड़ता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है 21 जनवरी, सॉरी माफ कीजिएगा, 21 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 23 सितंबर, ये ऑप्शन है। लेकिन उसको, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को क्यों ना हम इमेज के माध्यम से समझें तो ज्यादा सही है। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों। यह आपको सूर्य नजर आ रहा है और सूर्य के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में जो है वह घूमता हुआ या परिक्रमा करता हुआ जो है वह पृथ्वी नजर आ रहा है। यह जुलाई का समय है और जुलाई के समय में आप देख रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो सर्वाधिक आपको देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ आप यह जनवरी का समय देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों के मध्य की दूरी जो है वो कम है। अगर मध्य की दूरी ज्यादा है तो इस पूरी घटना को एपिहीलियन की घटना कहते हैं। एपिहीलियन का मतलब है, हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं अपसौर की घटना। और दूसरी घटना जब पृथ्वी सूर्य के समीप है तो इसे पेरिहीलियन कहते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो इसे उपसौर की घटना कहते हैं। तो अपसौर और उपसौर की घटना के पीछे मुख्य वजह जो है वो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, यानी कि यह अंडाकार कक्षा जिसमें पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है चक्र लगाती है। और चक्कर लगाने के चलते अगर हम बात करें तो यह दूरी हमें देखने को मिलती है, जिसको कि हमने अपसौर और उपसौर कहा। अब प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखें तो पूछ क्या रहा है, एपिहीलियन के बारे में बात किया जा रहा है आपसे, यानी कि पूछा जा रहा है कि सबसे दूर कब होता है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा दोस्तों 4 जुलाई जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो आपको देखने को मिल रहा है, इस अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, मौसमी विरोधाभास कौन से क्षेत्र में ज्यादा होता है? निम्न अक्षांश के क्षेत्र में, मध्य अक्षांश के क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांश के क्षेत्र में या उच्च अक्षांश के क्षेत्र में? द सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम इन लो लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल्स या हाई लैटिट्यूड। अब बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि निम्न अक्षांश का क्षेत्र किसे कहते हैं, मध्य अक्षांश का क्षेत्र किसे कहते हैं, उच्च अक्षांश का क्षेत्र किसे कहते हैं, या आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो लो लैटिट्यूड यानी कि निम्न अक्षांश का क्षेत्र का मतलब होता है कि 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, इसे हम निम्न अक्षांश कहते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब है कि 45 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है यह मध्य अक्षांश है। उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और उच्च अक्षांश का क्षेत्र का मतलब है कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब आप जानते हैं कि निम्न अक्षांश का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्यताप सबसे ज्यादा पड़ रहा है।
तो सूर्यताप बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो तापांतर में अंतर जो है काफी कम होगा, यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं उच्च अक्षांश के क्षेत्र के बारे में, यानी कि ये वह क्षेत्र है जहां सूर्यताप सबसे कम पड़ रहा है, यानी कि 6 महीने धूप, 6 महीने छांव, अंधेरा, ठीक। तो इसका मतलब है कि यहां भी तापांतर जो है वो बहुत कम होगा। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र ऐसा है जहां की आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मौसमी घटनाएं सबसे ज्यादा परिवर्तित होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा एक क्षेत्र आपको जो देखने को मिल रहा है, जिसको कि हमने मध्य अक्षांश का क्षेत्र कहा, मिड लैटिट्यूड का क्षेत्र कहा, तो ये देखिए, आइए एक बार ग्लोब के माध्यम से भी हम इस चीज को देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये ग्लोब देख रहे हैं दोस्तों, यह 0 डिग्री जो सेंटर आपको नजर आ रहा है विषुवत रेखा का क्षेत्र है, यह ध्रुवीय क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, यह मध्य अक्षांश का क्षेत्र है। और ये 30 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र, या 23 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र अगर हम बात करें, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के क्षेत्र के बीच की बात करें, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, इसकी बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा हमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हमें मौसमी विरोधाभास जो देखने को मिलता है, वो कहां देखने को मिलता है, तो मध्य अक्षांश के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। और इसके जो प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण क्या है, तो तापमान में बदलाव, मौसमी बदलाव, इसके अलावा बात करें तो इस क्षेत्र में एक जगह भूमि का विस्तार अगर आप देखें, या महासागरों का विस्तार देखें, ध्रुवीय क्षेत्र देखें, भूमध्य रेखीय क्षेत्र देखें, तो ऐसे कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते हमें इस प्रकार के कंडीशन जो है वो देखने को मिलता है। मैप में भी आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्षेत्र जो है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्र, जिसको कि हमने आपका कहा कि ये क्षेत्र कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका मध्य अक्षांश का क्षेत्र है, जहां आपको मौसम में विरोधाभास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उम्मीद आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो कितनी ऊंचाई पर होता है, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर। सबसे पहले तो हमें जानना है कि भू स्थिर कक्षा है क्या। दोस्तों, भू स्थिर कक्षा जो है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा से, भूमि के मध्य की रेखा से अगर हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई का क्षेत्र जो है, इसे हम भू स्थिर कक्षा कहते हैं। आप अपने स्क्रीन पर भी इस तस्वीर से देखिए, इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि यह वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र पर अगर हम बात करें, तो जो भी सैटेलाइट जो है, जितने आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उनको जो है वो भेजा जाता है। अब भू स्थिर कक्षा के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी विशेषता हमें क्या देखने को मिल रही है कि इस ऊंचाई पर जो भू स्थिर कक्षा है, इसमें उपग्रह जो है वो, जो इनकी परिक्रमा की अवधि होती है वो कितनी होती है, 24 घंटे की परिक्रमा की अवधि होती है। और 24 घंटे की परिक्रमा की अवधि, और पृथ्वी भी आपको पता है कि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि और यहाँ सैटेलाइट जो उपग्रह होते हैं, उन दोनों की परिक्रमा की अवधि समान हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमने कहा कि ये ऐसा जगह है जहां की आप संचार उपग्रह, मौसमी उपग्रह, इन सबको जो है वहां भेजा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। सोमवार को शाम 7:30 बजे दिल्ली में प्रसारित एक रेडियो न्यूयॉर्क में कितने बजे सुना जा सकता है? A radio broadcast from Delhi on Monday at 7:30 p.m. is heard at न्यूयॉर्क कितने बजे? टाइम आपको दिया हुआ है, आपको बताना है। मंगलवार को रात 8:30 बजे, उसी दिन शाम 7:30 बजे, उसी दिन सुबह 7:30 बजे, और रविवार को रात 8:30 बजे। ठीक। अब प्रश्न यह है कि सोमवार को शाम यानी कि 7:30 बजे अगर दिल्ली से प्रसारण हो रहा है, ठीक है ना, तो उसी दिन सुबह की अगर हम बात करें, तो उसी दिन सुबह जो है 7:30 बजे न्यूयॉर्क में सुना जाएगा। यानी कि सोमवार को शाम को 7:30 बजे दिल्ली में प्रसारित होगा, ठीक। और मंगलवार को अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1 बजे न्यूयॉर्क में जो है वो सुनाई देगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की जो अवधि का अगर हम बात करें, दोनों के बीच का जो अंतर है, लगभग 12 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलेगा, है ना। दोनों के बीच के जो है वो 12 घंटे का अंतर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम
इस चीज को घटाएं, क्योंकि जो न्यूयॉर्क का जो समय है वो दिल्ली से लगभग एक दिन जो है वो पीछे चल रहा है। ठीक है, 12 घंटे जो है वो पीछे चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें 7:30 बजे से जो है वो समय कम करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में सूर्य की स्थिति प्रतिवर्ष 2 बार सिर के ऊपर होती है क्योंकि द पोजीशन ऑफ सन इज एनुअली ट्वाइस ओवरहेड द सिंगापुर बिकॉज ऑफ द पृथ्वी के घूर्ण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, पृथ्वी की कक्षा का अंडाकार पथ होने के कारण, या पृथ्वी की झुकी हुई धुरी की समांतरता के कारण। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की जो झुकी हुई धुरी है उनके कारण अगर देखें तो सिंगापुर में सूर्य की स्थिति सालाना 2 बार जो है वह पृथ्वी के जस्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सिंगापुर है यहां हम क्या देखने को मिलेंगे कि सिर के ऊपर हमें देखने को मिलती है। और पृथ्वी का जो घूर्ण अक्ष है अपने कक्षीय तल में अगर हम बात करें तो पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री पर जो है वो झुका हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर ये मैप देखिए, ये आपको सिंगापुर जो है वो नजर आ रहा है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने पर यह झुकाव जो है वह अपेक्षाकृत स्थिर होता है और इस घटना को अक्षीय समांतरता जो है इसके नाम से जाना जाता है। और इस झुकाव के पीछे अगर हम बात करें तो पृथ्वी में जो मौसमी में परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसका प्राथमिक कारण जो है वो यही देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर अगर हम बात कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। द लाइट ऑफ सन टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच अर्थ। 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 सेकेंड और 20 सेकेंड। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों सूर्य को के जो प्रकाश है अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी तक पहुंचने में जो है जो गति है इस गति को हम प्रकाश गति कहते हैं। यानी कि सूर्य के सतह से जो फोटान का उत्सर्जन हो रहा है उसे हमारी आंखों तक पहुंचने में अंतरिक्ष में जो निर्वात में जो वैक्यूम में यात्रा करनी होती है, इस पूरे घटना को अगर हम बात करें तो होने में यानी कि सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का जो है वो समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखें, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। हु प्रपोज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, तो अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वॉरविक, अल्फ्रेड हैक्स या अल्फ्रेड माने। तो ये आपके स्क्रीन पर महाद्वीपीय जो है ये आपको महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो है वो डायग्राम नजर आ रहा है। और इसको देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर जो ने जो है 1912 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, 1912 में। और इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने पेंजिया और पैंथलासा के बारे में बताया था और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से महाद्वीपियों के बहाव के पीछे क्या कारण है, इसकी चर्चा जो है इन्होंने इस सिद्धांत में की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह क्षेत्र जो बृहद संरचना के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी है उसे क्या कहा जाता है। द रीजन विच इज रेसिस्टेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। दृढ़ संरचना, प्राचीन संरचना, टेक्टोनिक प्लेट या सिल्ड। तो सिल्ड जो है वो आपका राइट आंसर है। और शिल्ड का मतलब होता है स्थिर भूभाग। और सिल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व में जो प्रसिद्ध सिल्ड आपको देखने को मिल रहा है, कनाडा का सिल्ड आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। कनाडायन सिल्ड जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न पे चलें, पृथ्वी की सतह पर सूर्याताप का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है। कितने परसेंट सूर्याताप पृथ्वी पर मिलता है। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें, आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को बड़े ध्यान से देख के अपना उत्तर दीजिए। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें दोस्तों तो सूर्यताप का जो प्रतिशत है वो 0.47% जो है वह पृथ्वी पर पहुंचता है। बाकी जो है बादलों, जलवाष्प, धूल, पराग के साथ जो है यह अंतर क्रिया करती है और यह अंतरिक्ष में परावर्तित जो है वो हो जाती है। ठीक है ना। कहीं अवशोषित, जैसे जो अगर हम बात करें तो बादलों और गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाती है ना। धूल कर्पण जो है ये बिखर जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। 2 घंटे के समय के अंतर के लिए देशांतरी दूरी कितनी डिग्री होगी। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। अब
1 घंटे के समय के लिए जो देशांतरी दूरी होती है, वो दूरी होती है कितनी? 15 डिग्री 1 घंटे के लिए। 1 ऑवर इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है? तो इस हिसाब से उत्तर कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपके दिमाग में होगा कि सर इसको कैलकुलेट कैसे किया गया? तो दोस्तों अगर पूरे पृथ्वी को अगर हम बात करें तो 360 डिग्री और 360 को अगर आप 24 घंटे से डिवाइड करते हैं, तो कुल मिलाकर आपको पता चल रहा है कितना आ गया? 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी जो है वह 15 डिग्री घूम रही है। तो 15 इंटू 2 कर दीजिए, आपको उत्तर मिल गया कितना? 30 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तो न्यूयॉर्क जो कि 74 डिग्री पश्चिम में है, उसमें क्या समय हो रहा होता है? शाम को 4:56, सुबह 4:56, शाम को 7:04 या सुबह 7:04। ग्रीनविच में तो न्यूयॉर्क का समय है, ठीक है? आपको बताना है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ग्रीनविच और न्यूयॉर्क के बीच का जो समय है, इस समय में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये आपका ग्रीनविच हो गया, ये आप ईस्ट में और ये वेस्ट में आपको न्यूयॉर्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ग्रीनविच और न्यूयॉर्क में जो समय का अंतर है, वो 4 घंटे का अंतर जो है, वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा है, ठीक है ना? तो हर 1 मिनट, हर 1 डिग्री के बारे में अगर हम बात करें, तो 1 डिग्री इक्वल टू जो है वो 4 मिनट होता है। क्योंकि 1 घंटे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो 15 मिनट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है। तो इस हिसाब से अगर हम 74 पश्चिम में जा रहे हैं, तो 74 इंटू 4 आपको कर देना है। तो 74 इंटू 4 अगर आप कर रहे हैं, तो आपका आ रहा है 296 मिनट, ठीक है ना? तो 296 मिनट का मतलब है कि सुबह 7 बज के आपका 4 मिनट जो है वो हो रहा है, यानी कि डी आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल भी सही है, ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थानीय समय और ग्रीनविच समय 1 डिग्री देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो नॉर्मली अब लोग बार-बार बात कर रहे हैं, 4 मिनट जो है वो पूरा सही उत्तर है, 4 मिनट राइट आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती, तो निम्नलिखित में से कौन-सी घटना घटती? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगर धुरी पर, तो दोस्तों अगर पृथ्वी अपने धुरी पर नहीं झुकी होती, तो कोई भी मौसम नहीं होता, मौसम सारा का सारा एक जैसा होता। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं होती, तो ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता, सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी के सतह पर समान रूप से वितरित नहीं होती और जलवायु अधिक आपको सुसंगत नजर आती। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो कारण हमें देखने को मिल रहा है, वो कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऋतुएं नहीं बदलती। तो बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर है, ठीक है? अगला प्रश्न है, सूर्यताप जल निकायों की तुलना में भूमि द्रव्यमान को अधिक तेजी से गर्म करता है, क्योंकि इंसोलेशन हीट्स अप द लैंड मासेस मोर क्विकली देन द वाटर बॉडीज बिकॉज। अब ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है और आज का अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है? आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तो दोस्तों पानी को गर्म होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भूमि की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जो है वो कम होती है, किसके तुलना में? पानी के तुलना में। और पानी को जो है वह, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका भूमि होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और पानी जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सैंपल के रूप में आप लोग के लिए थे। उम्मीद आ रहा है कि ये सैंपल आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार से वीडियोस जो है वो आपको आने वाले सेशंस में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आप इसको पसंद कर रहे होंगे। तो रोज शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए और हम टॉपिक वाइज आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।